हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्तों की बातों से, जो 18 से 22 सितंबर तक का था। गणपति बाप्पा मोरया। एशियन गेम्स की शुरुआत हो रही है चाइना में। हम सभी की तरफ से ऑल द बेस्ट। आईफोन 15 की बिक्री 22 सितंबर से शुरू हो गई है। ये भारत निर्मित फोन का क्रेज देखने जैसा है। लोगों की लंबी कतार देखने से जरा भी अंदाजा नहीं आता है कि ये लोग 1 लाख रुपए से ऊपर का फोन लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। इस गत हफ्ते गणेश चतुर्थी की छुट्टी होने की वजह से 4 ही दिन की ट्रेडिंग हुई। फेड इवेंट तो चला गया, एज एक्सपेक्टेड रेट हाइक नहीं हुआ, लेकिन अगले 3 महीनों में एक रेट हाइक और आ सकता है। फेड कमेटी के 7 मेंबर्स हाइक के फेवर में नहीं है, वहीं 12 मेंबर्स रेट हाइक के फेवर में है। लेकिन 2024 में भी लंबे समय तक रेट्स नीचे नहीं आएंगे। रेट कट जो जनवरी 2024 में एक्सपेक्टेड था, वो अब सितंबर 2024 की बातें चल रही है। 2.5% का इन्फ्लेशन 2024 में देखने मिल सकता है। अमेरिकन मार्केट्स इवेंट के पहले और इवेंट के बाद में भी गिरते रहे। अब मार्केट में सबसे बड़ा फियर है कि कैनेडियन फंड्स भारत में सेलिंग कर सकते हैं। वहां के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने पहले शुरुआत करते हुए अपनी संसद में बताया कि मोदी गवर्नमेंट पर आरोप लगाया कि कैनेडियन नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के एजेंट्स का हाथ होने की आशंका है और उसे भारत ने नकार दिया है। इसके बाद कनाडा ने भारत के एम्बेसडर को निष्कासित कर दिया, जिसके जवाब में भारत ने भी कैनेडियन एम्बेसडर को 5 दिनों में भारत छोड़ने की आदेश दिया है। कनाडा ने अपने नागरिकों को ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि इंडिया और खासकर जम्मू एंड कश्मीर में जाना खतरनाक है। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कैनेडियन नागरिकों को भारत का वीजा को सस्पेंड कर दिया है और भारतीय नागरिकों के लिए भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है कनाडा जाने के लिए। वहीं जस्टिन ट्रूडो ने अपने सहयोगी देशों से बातचीत कर भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश की है, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, अमेरिका की तरफ से बयान आया कि वे लोग इस वाकयात से काफी चिंतित हैं। लेकिन इन देशों ने कनाडा से भी कहा है कि वो अपने आरोप की सत्यता को साबित करे। अब भारत ने 17 लोगों की लिस्ट जारी कर दी है, जिस पर कनाडा पर प्रेशर है कि वो इन लोगों पर कार्रवाई करे। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि कैनेडियन फंड्स की सेलिंग कोई खास नहीं रह सकती है भारत में, क्योंकि ये अस्थायी वाकयात है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जितने बढ़िया रिटर्न भारत की तुलना में और कहीं नहीं मिलेंगे अभी के माहौल में। और इन फंड्स के 1.77 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के सामने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें भारत में पैर जमाने के लिए ये सेलिंग को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। लिस्टेड स्पेस में कोटक महिंद्रा बैंक, जोमेटो, नाइका, पेटीएम, इंडस टावर्स, डिलीवरी और आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, विप्रो में भी कैनेडियन पेंशन फंड्स का इन्वेस्टमेंट है। अब अगले हफ्ते में कनाडा की तरफ से क्या कार्रवाई होती है, उस पर सबकी खास नजर रहने वाली है। अब अगली बड़ी खबर है कि नोमुरा ने एचडीएफसी बैंक को डाउनग्रेड कर दिया है, जिससे ये शेयर के भाव इस महीने के निचले स्तर पर आ गए हैं। एचडीएफसी बैंक का करीब 15% वेटेज इंडेक्स में है। जेपी मॉर्गन ने भारत को अपने ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स पोर्टफोलियो में जगह दी है। भारत अब उनके जीबीआई इमर्जिंग इंडेक्स का हिस्सा जून 2024 से बनेगा। जीबीआई इमर्जिंग का मतलब है गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट्स। इससे भारत के सरकारी बॉन्ड्स की ट्रेडिंग ग्लोबल लेवल्स पर शुरू हो जाएगी। इंडेक्स में भारत का हिस्सा करीब 10% तक का होगा। एक्सपेक्टेशन है कि करीब 2000 से 2200 करोड़ डॉलर का इन्फ्लोज भारत में आते हुए हम देख सकते हैं। ये बॉन्ड मार्केट्स,
करेंसी मार्केट्स और इवेंचुअली स्टॉक मार्केट्स के लिए अच्छी खबर है। ये राशि करीब 1.65 लाख करोड़ की है जो भारत के बॉन्ड मार्केट में आएगी। क्रूड ऑयल में तेजी अभी बनी हुई है। $96 प्रति बैरल का हाई लगाने के बाद अभी थोड़ा ठंडा चल रहा है, लेकिन रशिया ने अपने गैसोलीन और डीजल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने की खबरों से लगता है यहां पर फिर से तेजी पकड़ेगी। जानकारों का मानना है कि कच्चे तेल का भाव करीब $100 प्रति बैरल के ऊपर तक जा सकता है। क्रूड ऑयल अगर $90 के ऊपर लंबे समय तक रहता है, ट्रेड करता है, तो भारत जैसे विकासशील देशों के लिए काफी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, जहां हम वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर हैं। क्रूड ऑयल के भाव से बढ़ने से अमेरिका के इन्फ्लेशन भी ऊपर जाता है, जिसकी वजह से वहां का नैस्डैक और डाउ जोन्स नीचे आने की संभावना बनती है। इससे पूरे वर्ल्ड मार्केट को ट्रेड करने में दिक्कतें हो सकती है। अब FIIs की बात कर लेते हैं। FIIs ने अगस्त महीने में टोटल 20,620 करोड़ की सेलिंग करने के बाद इस महीने में भी उनकी सेलिंग का फिगर काफी ऊंचा है, 18,261 करोड़ अभी तक। इस हफ्ते में भी उन्होंने अच्छा ट्रिगर दबाया है 8,700 करोड़ की सेलिंग करने से। अब खबरों की बात कर लेते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा ने अपनी सब्सिडरी ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का 75% हिस्सा निरमा को 5,652 करोड़ में बेच दिया है। ये डील 615 रुपया प्रति शेयर के भाव से हुई है। इस सेल के बाद ग्लेनमार्क के पास 7% होल्डिंग रह जाएगी अपनी सब्सिडरी में। रेगुलेटरी नॉर्म्स के हिसाब से कंपनी को अब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए ओपन ऑफर लाने की जरूरत पड़ेगी। डेल्टा कॉर्प को 11,139 करोड़ की टैक्स लायबिलिटी की नोटिस मिली है। इंटरेस्टिंग है कि कंपनी का मार्केट कैप 4,600 करोड़ का है और पेनल्टी अमाउंट 11,000 करोड़ के ऊपर की है। वहीं ICICI लोम्बार्ड के CEO भार्गव दास गुप्ता ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। उन्होंने विदेश में करियर अपॉर्चुनिटी का हवाला देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दिया है। फाइनेंशियल की डीमर्ज सब्सिडरी नुवामा कैपिटल मार्केट्स का 26 सितंबर को स्टॉक मार्केट्स में लिस्टिंग होगी। इन्वेस्टमेंट फर्म PAG ने ईडलवाइस के वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, जिसके बाद इस बिजनेस को डीमर्ज करके लिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अडानी ग्रुप की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स ने 3 सब्सिडरी कंपनी बनाई है, जिसमें से 2 सीमेंट का कारोबार करेगी। वही उनकी सब्सिडरी लोटस IFSC वर्क्स एरोप्लेन खरीदना और उसके लीजिंग के कारोबार में प्रवेश कर रही है। लुपिन लिमिटेड ने मेनारिनी इंडिया से 5 ब्रांड्स 101 करोड़ में खरीद लिए हैं। ये फुल कैश डील है। लुपिन लिमिटेड 2021 से इन प्रोडक्ट्स की एक्सक्लूसिव मार्केटिंग कर रहा था। लुपिन की प्रेजेंस इन ब्रांड्स के एडिशन होने से काफी स्ट्रांग हो जाएगी। यूके के ऊपर रिसेशन के बादल और गहराने लगे हैं। वहां की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ने एम्प्लॉयज की छटनी और तेज कर दी है। इस छटनी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोविड के समय और 2009 के घोर फाइनेंशियल क्राइसिस के समय भी इतनी छटनी नहीं की गई थी। विप्रो लिमिटेड के CFO जतिन दलाल ने कंपनी से इस्तीफा देने की खबर से विप्रो के शेयर 2 महीने के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। जतिन करीब 2 दशकों से विप्रो में कार्यरत थे और अब उन्होंने कंपनी से बाहर काम करने की मंशा जाहिर की है। अब उनकी जगह अपर्णा अय्यर CFO का पदभार संभालेंगी तत्काल समय से। विप्रो के शेयर इस साल अभी तक 7% की ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। JSW एनर्जी को जेफरीज ने अपने लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो में ऐड किया है। ये कंटेनर कॉर्पोरेशन की जगह पे ऐड किया गया है। इस खबर के बाद स्टॉक में इंट्राडे करीब 5% का उछाल देखा गया। टेक महिंद्रा के शेयर 17 महीनों के हाई पर अभी ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी ने अपनी 2 अमेरिकन सब्सिडरीज का विलय करने की योजना बनाई है। इस विलय से ऑपरेशनल कॉस्ट और कंप्लायंस रिस्क घट जाएगा। इस साल में शेयर्स ने करीब 30% का उछाल देखा गया है। SBI ने चॉकलेट स्ट्रैटेजी के नाम से फिनटेक कंपनी से टाई अप किया है।
जिसमें लोन रिकवरी पर खास ध्यान दिया जा रहा है। कॉर्पोरेट लोन्स के बाद रिटेल लोन्स सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है एसबीआई का, जिसमें कोविड के बाद से डिफॉल्ट के केसेस ज्यादा देखने मिल रहे हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी इस हफ्ते अपनी बैठक में की इंटरेस्ट रेट्स पर अमेरिकन फेड की तरह ही स्टेटस को मेंटेन किया है। बैंक ने 14 बार इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने के बाद इस बार पॉज किया है। वहां पर इंटरेस्ट रेट्स अभी 5.25% के आसपास चल रहे हैं। अब आईपीओ की बात कर लेते हैं। सामही होटल्स का आईपीओ 126 रुपए का था, ओपन हुआ 134.50 यानी 6.7% ऊपर, क्लोजिंग तक ये 143.40 यानी 13.8% ऊपर जाकर बंद हुआ है। एक खराब लिस्टिंग भी हुई है जिसमें जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज का आईपीओ है, जिसका प्राइस बैंड था 164 का, ओपन हुआ 164 पर ही, लेकिन क्लोजिंग तक प्रॉफिट बुकिंग के चलते इसका भाव 3.5% के आसपास यानी 158.35 के आसपास जाकर बंद हुआ है। मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स का आईपीओ 26 तारीख तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 204 से 215 तक का है। इशू साइज 270.20 करोड़ का है, जिसमें से 210 करोड़ का फ्रेश आईपीओ होगा। साई सिल्क कला मंदिर का आईपीओ 4.4 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है, जिसका प्राइस बैंड 210 से 222 का था। इशू साइज 1201 करोड़ का है, जिसमें से 600 करोड़ का फ्रेश आईपीओ है। सिग्नेचर ग्लोबल का आईपीओ 12.5 टाइम ओवर सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। प्राइस बैंड 366 से 385 का है। इशू साइज 730 करोड़ का है। फ्रेश इशू 603 करोड़ का है। 1957 में बनी कोलकाता बेस्ड लक्स इंडस्ट्रीज, जिसे विश्वनाथ हॉजरी मिल्स के नाम से भी जाना जाता था, उस पर आईटी विभाग ने 200 करोड़ की टैक्स की चोरी के मामले में की गई रेड की खबर से कंपनी का शेयर करीब 3.5% तक लुढ़क कर बंद हुआ। स्पाइस जेट के लिए एक बुरी खबर है। स्पाइस जेट को सुप्रीम कोर्ट ने $5 मिलियन के पर मंथ का रीपेमेंट करने, जिसे उसे क्रेडिट स्विस को करना था, उसे बढ़ाकर डबल कर दिया है और रीपेमेंट में डिफॉल्ट होने की स्थिति में कंपनी के संस्थापक अजय सिंह को तिहाड़ जेल भेजने की भी बात कही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने मंथली इकोनॉमिक रिव्यू में कहा कि इस वित्तीय वर्ष के सेकेंड हाफ में करेक्शन होने से रिटेल इन्वेस्टरों के सेंटिमेंट्स और इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट में काफी अफेक्ट करेगा। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी 518 पॉइंट घटकर यानी 19,674 पर बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी 44,612 पर यानी 1,619 पॉइंट घटकर बंद हुआ है। सेंसेक्स 66,009 पे यानी 1,829 पॉइंट के घाटे के साथ बंद हुआ है। वहीं अब बढ़ने वाले इंडेक्स की बात कर लेते हैं। इसमें इस हफ्ते एक भी इंडेक्स हरे निशान में बंद नहीं हुआ है। अब घटने वाले इंडेक्स की बात कर लेते हैं, जिसमें निफ्टी मेटल और निफ्टी फाइनेंस, ये दोनों ही इंडेक्स 3.89% के घाटे के साथ बंद हुए हैं। वहीं बैंक निफ्टी 3.5%, निफ्टी फार्मा 3.3% की तगड़ी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। अब बढ़ने वाले शेयरों की बात कर लेते हैं। इस हफ्ते हुडको, केएसबी पंप्स, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प, ब्लू स्टार, बर्जर पेंट्स, आईओबी, आरईसी लिमिटेड, सुंदरम फाइनेंस और थर्मैक्स करीब 9 से 17% की बढ़े हैं। वहीं घटने वाले शेयरों में कोचिन शिपयार्ड, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, रैलीज इंडिया, रेमंड, जीएनएफसी, केपीआईटी टेक, सीसीएल प्रोडक्ट्स, एचडीएफसी बैंक, पॉली मेडिक्योर और टीटीएमएल जैसे शेयर 7 से 9% की फॉल के साथ बंद हुए हैं। चलिए अब अगले हफ्ते की बात कर लेते हैं, जो 25 से 29 सितंबर तक का है। एफआईआईज की जोरदार बिकवाली हो रही है इस समय मार्केट में। विदेशी निवेशक सबको तनाव दे रहे हैं। इस समय अगर डीआईआईज अगर सपोर्ट करते हैं तो निचले स्तरों पर अच्छी बाइंग आने की उम्मीद है, लेकिन अभी तो पहले एफआईआईज की बिकवाली तो मार्केट झेल नहीं पा रहे हैं। हर उछाल पर बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। सरकारी बैंक के बलबूते मार्केट्स ज्यादा चल नहीं पाएंगे। ओवरऑल सभी सेक्टर्स को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा।
मार्केट को ऊपर जाने के लिए। अगले हफ्ते में इस मंथ सितंबर मंथ की आखिरी एक्सपायरी है जो असल में मार्केट को दिशा प्रदान कर सकती है। इस हफ्ते निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एक ही दिन यानी गुरुवार को होगी और ना कि बैंक निफ्टी बुधवार और निफ्टी गुरुवार को। ये मंथली एक्सपायरी है तो दोनों इंडेक्स की एक्सपायरी एक ही दिन पर होगी। निफ्टी ने पिछले हफ्ते के लो यानी 19,865 के नीचे की बंद दी है जो टेक्निकली मार्केट को वीक बना देता है। फिलहाल मंदी वालों का अपर हैंड है तो हर उछाल पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। निफ्टी को नेक्स्ट बड़ा सपोर्ट 50 डे मूविंग एवरेज यानी 19,550 पर मिलता है जहां पर निफ्टी में बाइंग देखने मिल सकती है। अगले हफ्ते अमेरिका और यूके के Q2 जीडीपी के आंकड़े भी जारी होंगे जिन पर ट्रेडर्स की खास नजर रह सकती है। तो बस दादा ये हमारी तरफ से फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताइए कि आपको टेक्निकली क्या लग रहा है मार्केट सर। तो दादा ओवर टू यू। बात करेंगे 25/9/2023 से लेके 29/9/2023 के बीच में बाजार किस हिसाब से रुख लेके जाने का कोशिश कर रहा है, उसका जो टेक्निकल पिक्चर उभर के आ रहा है वही चीज बात करने के लिए बाई तरफ निफ्टी स्पॉट वीकली, उसके बाद निफ्टी डेली, देन बैंक निफ्टी स्पॉट वीकली एंड देन बैंक निफ्टी डेली। तो पहले वीकली निफ्टी का शुरुआत करते हैं। हालांकि लास्ट वीक में बाजार का जो फॉल हुआ है ये कैंडल देख के समझ में आ रहा है काफी हद तक जो लास्ट 2 हफ्ता में जो बनाया मोटा मोटी के हिसाब से उसका 50% तो कवर कर ही लिया है। तो दैट मीन्स ये एक वीकनेस का निशानी है जो बाजार का ऊपरी हिस्से से जो सेलिंग प्रेशर आया है। नाउ पॉइंट इज एज पर द वीकली चार्ट इज कंसर्न कि हम लोग डेली निफ्टी में अगर देखा जाए तो ये 1326 का जो बीच वाला जोन है अभी तक यहां तक कभी आया नहीं है। अगर ये आता है तो जो प्रीवियस जो बॉटम है ये बॉटम को तोड़ना पड़ेगा जो कि रफली 19,200 के हिसाब से आप लोग मान सकते हैं। अब यहां पर यही चीज देखना पड़ेगा क्या निफ्टी यहां से घूमेगा या नहीं घूमेगा। तो जिस हिसाब से मैं लास्ट वीक का क्लोजिंग है तो मेरे हिसाब से ये जो जोन है ये जोन मतलब प्रीवियस लास्ट 2 हफ्ता का जो वीकली लो था दैट मीन्स 19,432, द राउंड नंबर इज 19,400 इज अ वेरी क्रिटिकल सपोर्ट एरिया हो सकता है नेक्स्ट वीक में। अगर स्पॉट निफ्टी वीक टू वीक के हिसाब से इसके नीचे बंद होता है दैट मीन्स 19,400 के नीचे अगर बंद होता है तो वीकली में और एक वीकनेस दिखाई दे सकता है। तो उस टाइम हम लोग को सोचना चाहिए कि बाजार में और एक वीकनेस का निशानी आ रहा है और वो रिविजिट कर सकता है 19,200 के आसपास। कहीं अगर 19,200 टूटता है तो बाजार एक वैल्यूएशन जोन जो काफी हद तक एक क्रिटिकल जोन में आ सकता है जो कि 19,000 के आसपास बाजार का सपोर्ट वीकली के हिसाब से बन रहा है एज पर द चार्ट इज कंसर्न। अब वीकली एमएसीडी का जो स्लोप उभर के ऊपर में आ रहा था उसका भी स्लोप एक नेगेटिव टोन में कन्वर्ट हुआ है स्लोप। दैट मीन्स ये एक कॉशन अप्रोच लेना चाहिए। वीकली स्टोकेस्टिक्स ऊपर में जाके नीचे की तरफ मोमेंटम का निशानी दे रहा है एज पर द आरएसआई इज कंसर्न, वो भी पूरी सिनेरियो में खड़ा है नेगेटिव सिनेरियो और ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए मोमेंटम के हिसाब से देखा जाए वो एक नेगेटिव सिनेरियो में है। अब अगर डेली चार्ट देखते हैं वो काफी इंटरेस्टिंग जगह में आ गया। डेली निफ्टी क्यों इंटरेस्टिंग बोल रहे हैं क्योंकि देखिए बाजार जहां से बढ़ा था नीचे से 19,200 जो भी 19,223 के आसपास से इसका जो पूरा जो रैली है ये रैली का 50% के नीचे बंद हो चुका है। दैट मीन्स यहां जो बुल का जो ग्रिप था वो थोड़ा सा हम लोग ये बोल सकते हैं ये वीकनेस में कन्वर्ट हो रहा है। बुल का पावर अभी यहां पर पल्ला भारी नहीं है, वीक है। बेयर का पल्ला थोड़ा सा भारी है और 13 डीएमए के नीचे कंसेक्यूटिव 2 क्लोजिंग हो चुका है। दैट मीन्स अभी तक के हिसाब से देखा जाए 13 डीएमए का जो वैल्यू है वो है 19,887, राउंड नंबर 19,900। तो जब तक निफ्टी घूम के 19,900 के ऊपर नहीं जाता है
तब तक के लिए ये गैप और ये जो मूविंग एवरेज का वैल्यू है, ये कॉन्फ्लुएंस है। दैट मीन्स ये जोन काफी हद तक बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। नीचे की तरफ जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो अभी तक फिलहाल डेली निफ्टी के हिसाब से देखा जाए 19,600, राउंड नंबर, प्लस माइनस 10 to 20 पॉइंट्स, ये देखना चाहिए। तो 19,600 अगर क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट था ये बार का, और ये टोटल रिट्रेसमेंट का 61% मोटा मोटी उसी जगह में आ रहा है 19,600 के आसपास। तो कहीं अगर 19,600 तोड़ के बाजार बंद हो रहा है तो वीकनेस और गहरा सकता है। वहां पर हम लोग को थोड़ा कॉशस अप्रोच, ऑलरेडी जो पहले लिए हैं उनको भी थोड़ा सा कॉशस अप्रोच लेना चाहिए। बट ये 19,600 एक मेक और ब्रेक जोन हो सकता है वेरी शॉर्ट टर्म के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए ये आरएसआई के हिसाब से अगर देखा जाए, आरएसआई जिस हिसाब से खड़ा हुआ है तो वो अभी 50 के नीचे है। दैट मीन्स मोमेंटम जो है वो कुछ हद तक बेयर का ग्रिप में भारी है। तो इसी हिसाब से देखा जाए, लास्ट टाइम भी आरएसआई 40 के आसपास से बाउंस बैक किया था। क्या इस बार भी वही ट्रेडिंग बैंड बनाएगा आरएसआई? वही चीज प्राइस एक्शन में हम लोग को देखना चाहिए। तो दैट्स वाई लास्ट वीक का क्लोजिंग के हिसाब से लगातार दो क्लोजिंग 13 डीएमए डेली चार्ट के अंदर हुआ है, ये एक पॉजिटिव निशानी नहीं है। तो मंडे क्लोजिंग इज वेरी वाइटल। क्या इसके नीचे बंद होता है और वो कंजिक्यूटिव 3 डेज जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो मंडे होने के बाद ही हम लोग को मालूम चलेगा कि ये पॉइंट लोएस्ट है या मंडे का जो लो है वो नया लो है, वो सबसे लोएस्ट पॉइंट है। वही मेन सामने के हिसाब से ट्रिगर पॉइंट बनेगा, माने सामने के दिन में। तो दैट्स वाई वेरी क्रिटिकल है मंडे। सेम एज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कुछ हद तक ज्यादा ही रिट्रेस हुआ है और वो फिर से वो वैल्यूएशन जोन के अंदर बैंक निफ्टी जा रहा है। तो ये एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। क्या बैंक निफ्टी यहां से निफ्टी को बचे, बैंक निफ्टी इंडेक्स यहां पर बचेगा, बाउंस बैक होगा? उसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा। बट एक वैल्यूएशन जोन है तो यहां पर बिहेवियर डेली चार्ट के अंदर भी देखना चाहिए बैंक निफ्टी के हिसाब से। बैंक निफ्टी का जो वीकली फॉर्मेशन का हिसाब से जो है कुछ हद तक निफ्टी के जैसे ही है। एमएससीडी का स्लोप चेंजेस हुआ है, स्टोकैस्टिक्स ऊपर से नीचे की तरफ मोमेंटम दिशा दिखा रहा है, और आरएसआई लोअर टॉप बना के लोअर लो करेगा कि नहीं करेगा वो वीक जब तक खत्म नहीं होगा तब तक तो हम बोल नहीं सकते। लेकिन फिर भी नेगेटिव मोमेंटम बायस है बैंक निफ्टी वीकली के अंदर। डेली के अंदर क्या है? डेली लाइक निफ्टी यहां पर भी दो कंजिक्यूटिव हुआ है, वहां पर 50% के ऊपर था लेकिन यहां 61% के आसपास आके बंद हुआ, जो कि काफी काफी हद तक वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया फॉर द बुल। बट ये जो ट्रेंड है ये ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव है। तो हम लोग को गौर करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि बैंक निफ्टी किस हद तक बाउंस बैक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर प्रेशर ज्यादा बन रहा है। एज पर द आरएसआई इज कंसर्न, डेली चार्ट में भी वही दिखाई दे रहा है। तो मंडे इज वेरी क्रिटिकल फॉर बोथ द इंडिसेस। ये था निफ्टी का अभी का जो पिक्चर है उसको हिसाब से देखा जाए निफ्टी किस हद तक कहां पर बंद हुआ है और नेक्स्ट वीक में कैसे प्लान आउट हो रहा है। और हम लोग और देख लेते हैं, वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस। वो दिमाग में रख के, सपोर्ट रेजिस्टेंस को दिमाग के रख के नेक्स्ट वीक सोमवार, खास करके सोमवार हम लोग को देखना चाहिए ये दो इंडिसेस कहां पर बंद हो रहा है। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में।
निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप तीन स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। आज जो तीनों स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे वो है ओमेक्स लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड डीसीबी बैंक। क्योंकि पीएसयू बैंक में हलचल ज्यादा है इसलिए बैंक ऑफ बड़ौदा को मैंने रखा हूं और क्लोजिंग भी अच्छा है चार्ट के हिसाब से। लेकिन जो लोग इंटरेस्टिंग और काफी क्या बोले अप्रोप्रिएट लैंग्वेज होगा, थोड़ा एडवेंचरस चार्ट देखते हैं, उनके लिए ओमेक्स ऑटो सॉरी सॉरी ओमेक्स लिमिटेड नॉट ऑटो, ओमेक्स लिमिटेड वीकली चार्ट को देखना चाहिए। क्यों? देखिए ये जो चार्ट है, ये जो बॉटम बना था, ये बॉटम बना था 2009 में, और वही जगह में आके थोड़ा प्राइस ना तो नीचे जा रहा है ना तो ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स ये एरिया कम से कम 10 साल 15 साल के बाद ये जगह में आया। जब कोई 15 साल के ऊपर चलता है तब तो अच्छा होता है। अब ये 15 साल का नीचे का जो बॉटम है, क्या वो तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा, ये काफी हद तक एक क्वेश्चनेबल सिनेरियो है। लेकिन इस चार्ट को मैंने एज पर द एजुकेशन चार्ट इज कंसर्न, ये थोड़ा हट के, थोड़ा क्या बोले तो मैं अगेंस्ट द ट्रेंड हम लोग चार्ट को विचार कर रहे हैं। क्योंकि ट्रेंड देखा जाए कंटिन्यूअसली सेलिंग प्रेशर आ रहा है। जो चीज हमको पॉजिटिव लगा यहाँ पर चार्ट के अंदर, वही चीज मैं आपको आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये तो देखिए यहाँ जो ट्रेंड लाइन था लगातार, वो ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग, और यहाँ पर एक तो निचले हिस्से में डोजी हैमर बहुत सारा चीज बन रहा है, और लॉन्ग जो सैडो है वो नीचे की तरफ है। तो नीचे जाने से क्यों इनकार कर रहा है? जो स्टॉक इतना नीचे आया है वो नीचे जाने से क्यों इनकार कर रहा है? ये है पॉइंट नंबर 1। सेकंड, ये जो ब्लू लाइन है जो 13 एक्सपोनेंशियल वीकली का है, यहां तक देखा जाए तो ये पूरा जगह है, कहीं भी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आया था। दिस इज द फर्स्ट टाइम इसके ऊपर आया, और एक वैल्यूएशन जोन जहां से रिबाउंड करके वो फिर नीचे आ सकता है। क्या इसके ऊपर क्लोजिंग देगा? तो ये एक अर्ली सिनारियो है कि एक पॉजिटिव क्लोजिंग आया है नीचे जाने से इनकार करके। अभी इसके ऊपर चलता है कि नहीं चलता है, ये इसका कारण मैं ये स्टॉक को रेडार लिस्ट में डालूंगा, अपना वॉच लिस्ट में डाल के रखूंगा। प्राइस इज कंसर्न वेरी चीप प्राइस, और इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर जो और काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वीकली एमएसीडी का स्लोप धीरे धीरे इंक्रीज करके वो पॉजिटिव जोन की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स नो मोर बेयरिश से बुलिश की ओर जाने का कोशिश कर रहा है। क्या ये कंटिन्यू करेगा? इसके लिए हम लोग को काफी वेट करना पड़ेगा, बट सिनारियो कुछ अलग बता रहे हैं। स्टोकेस्टिक्स मोमेंटम चेंज करके वीकली में ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहे हैं, और वेरी इंटरेस्टिंग आरएसआई में जो डाइवर्जेंस के बाद एक नया हाई बनाया, ये मेरे को और थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है। क्या ये स्टॉक के अंदर नई तरफ से हलचल बन रहा है? बट ये कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। इसी हिसाब से जो एडवेंचरस चार्ट देखते हैं अगेंस्ट द ट्रेंड, अगेंस्ट द मार्केट, ये स्टॉक को मैंने पिक किया हूं फॉर रेडार लिस्ट, फॉर इस स्टॉक का नेक्स्ट बिहेवियर। तब आप लोग को बाजार का अगेंस्ट में कौन कौन सा स्टॉक चल रहा है, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से टेस्टिंग टाइम फॉर ओमेक्स लिमिटेड। तो ये चार्ट को थोड़ा सा हम रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग रेडार में डालिए, चार्ट एनालिसिस कीजिए। आप लोग को बाकी जो एनालिसिस करना है वो भी आप लोग कर सकते हैं, बट ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक सुझाव है कि इसी हिसाब से ये चार्ट का मोमेंटम शिफ्ट चेंज हो रहा है। दैट्स वाई मैंने ये डिस्कस कर रहा हूं। बैंक ऑफ बड़ौदा नाम लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीओबी फ्यूचर्स में लिस्टेड है, दैट्स वाई थोड़ा कॉशस अप्रोच इसके अंदर रहना चाहिए। बट इसका जो सिनेरियो है, देखिए सिंस ये जो लगातार 1-1.5 साल से, ये जब जब 1326 का बीच में आया एक पुल बैक हुआ, बीच में आया पुल बैक, बीच में आया पुल बैक, कहीं पर भी इसका क्रॉस डाउन हुआ नहीं। यहां पर थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न हुआ था, लेकिन वहां से उभर के फिर आया, फिर यहां पर हिट किया, उस जोन के अंदर है। अभी यहां से निकल के ऊपर की तरफ है, और एक छोटा सा जो स्मॉल राउंडिंग सॉसर टाइप का फॉर्मेशन है, उसका ऊपर क्लोजिंग है। नीचे डिप,
एक वैल्यूएशन सस्ता होगा और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। और कहीं अगर मोमेंटम क्रिएट करके निकलने का कोशिश करेगा, वो तो आप लोग के ऊपर है, डेली चार्ट एनालिसिस आप लोग को करना पड़ेगा। तो एज पर द चार्ट इज कंसर्न, वेरी इंटरेस्टिंग क्लोजिंग ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा। एंड ऑसिलेटर एंड मोमेंटम इंडिकेटर इज कंसर्न, एमएसीडी का स्लोप चेंजेस हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव है। स्टोकेस्टिक्स ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहे हैं। आरएसआई थोड़ा सा अभी भी स्पेस है ओवरबॉट जाने का पहले। तो दैट्स वाई ये स्टॉक के अंदर मैं रेडार लिस्ट में डालूंगा और वॉच करूंगा ये स्टॉक का बिहेवियर कि क्या होता है, क्योंकि ये फ्रंटलाइन स्टॉक है, पीएसयू बैंकिंग है, बैंकिंग में फ्लेवर है। हालांकि बैंक इंडेक्स में प्रेशर है, लेकिन काफी सारा पीएसयू बैंक एक अच्छा पॉजिटिव क्लोजिंग में जा रहा है। बट ये स्टॉक कोई रिकमेंडेशन नहीं है फॉर द बाई और सेल। ये एक ब्रेकआउट में आया है छोटा जगह से। रिट्रेसमेंट काफी इंटरेस्टिंग रहेगा इस स्टॉक के अंदर। तो ये था बैंक ऑफ बड़ौदा। एंड फाइनल स्टॉक डीसीबी, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए ये यहां से मोमेंटम चेंज करके नीचे आया और फिर वही वैल्यूएशन जोन के अंदर घूम के फिर एक पुल बैक आया। लेकिन ये जो डाउन ट्रेंड लाइन है लास्ट 4-5 महीना 6 महीना से, उसके ऊपर क्लोजिंग अभी तक आया नहीं है। क्या ये जोन के ऊपर क्लोजिंग आएगा? अगर इस जोन के ऊपर क्लोजिंग आएगा, दैट मीन्स 132 के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है तो एक स्टॉक मोमेंटम चेंज कर सकता है। और इसका जो निशानी है वो थोड़ा सा हट के हम अगर देखेंगे, एमएसीडी का स्लोप चेंजेस हुआ है और एक पॉजिटिव जोन में जाने का कोशिश कर रहा है एज पर द वीकली चार्ट इज कंसर्न। स्टोकेस्टिक्स का मोमेंटम चेंज है और आरएसआई लिटिल बिट कंसर्न, अभी तक मोमेंटम चेंज करके 60 के ऊपर जो इस जोन में था, यहां से 60 के ऊपर कभी गया नहीं है। दैट्स वाई ये एक पॉज मोड में है, तो रेडार में डालना चाहिए क्या इसका मोमेंटम नेक्स्ट वीक से चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है, क्या ये वैल्यूएशन जोन फिर से रिबाउंड कर रहा है। दैट्स वाई वेरी इंटरेस्टिंग तीनों चार्ट है एज पर द मार्केट इज कंसर्न। मार्केट थोड़ा प्रेशर में है, तो ओमेक्स लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड डीसीबी, ये तीनों शेयर नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड आप लोग चार्ट एनालिसिस कीजिए। आप लोग का रेडार लिस्ट पे डाल सकता है, वॉच लिस्ट में डाल सकता है, और घर पे या आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके साथ सलाह कर सकते हैं कि इस स्टॉक, ये तीनों स्टॉक के अंदर और कोई खराबी है कि नहीं है, और कोई पॉजिटिव चीज नहीं है कि नहीं है, और क्या ये मोमेंटम चेंज करके नया दिशा बनाने का कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक सुझाव है मेरा टेक्निकल्स वेट ऑफ एविडेंस के हिसाब से, बट नॉट रिकमेंडेशन फॉर बाई और सेल। ये था आज तीनों स्टॉक का बातचीत। चलिए आप नेक्स्ट सेगमेंट में। तीनों स्टॉक्स की जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा। अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। सो प्लीज बताएं दादा। थैंक यू। ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब हमारे लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा डिस्क्लेमर रहता है। दिस इज अ कम्प्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही बातचीत करते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर भाई बहन हैं जो हमारा चैनल रेगुलरली देखते हैं, वो अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग।
थैंक यू, बाय।